हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी लेकर आया है आपके लिए लेट्स क्रैक पीसीएसजे, यानी हम आपकी तैयारी अब करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड भी। क्रैक जुडिशरी में आपको मिलेंगी क्लासेस ट्रांसलेशन की, जजमेंट राइटिंग की, लॉ कोर्सेज की, लोकल लॉज की, एवरीथिंग दैट कुड कम इन योर एग्जाम वी आर गोना प्रिपेयर यू फॉर दैट। मेरा नाम है अर्पिता और मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया था 2019 में। एलएलएम आई हैव डन इन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस। बीए एलएलबी मैंने किया है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से, विद स्पेशलाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018 एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऐप। अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन बहुत रेलेवेंट भी है। रेलेवेंट ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, रेलेवेंट रेलेवेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इसकी रियल लाइफ वैल्यू, इसका रियल लाइफ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी पर्सन से पूछिए मर्डर क्या होता है तो वो आपको बता देगा, लेकिन अगर आप उसे सेक्शन 300 पढ़ा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि लीगल लैंग्वेज पढ़ना समझना आसान नहीं है, राइट। इनफैक्ट जो 3 बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो 3 बॉडीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उसमें लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का क्या काम होता है? जी, जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना लॉ को। यानी जुडिशरी बताती है कि इस लॉ का मीनिंग क्या है, ये लॉ कहना क्या चाहता है। So, as judges, it is expected of you to interpret law in such a manner that it is for the welfare of it is for the welfare of maximum number of people, right? So, आपको interpretation आना बहुत जरूरी है। Interpretation बहुत डिफिकल्ट भी होता है और बहुत इजी भी। लेकिन अगर आपको इसके रूल्स पता है, लेकिन अगर आपको इसकी थ्योरी पता है, तो ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एंड दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर करियर एज़ वेल। तो आपको ये जुडिशियल सर्विसेज़ में हेल्प तो करेगा ही, यानी आपको जज बनाने के जर्नी में भी हेल्प करेगा, और उसके बाद जो आपकी जर्नी शुरू होगी एज़ सिविल जज, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। हेल्प से याद आया, अनअकैडमी भी आपकी हेल्प करेगा। कैसे? आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मिलता है कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर पे रह के, अपने कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हैं तैयारी। ना पैंडेमिक आपकी तैयारी रोक सकता है, ना ही कोई लॉकडाउन आपकी तैयारी रोकेगा। सो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी ऐप पे जाएं और वहां से उसे डाउनलोड करें। आप जब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक कोड डालना पड़ेगा टू एक्सेस द कंटेंट। ये कोड आप इसके लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज ARPI10। अगर आप हमारा कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पे 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के और एडवांटेजेस क्या हैं? आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं प्रैक्टिस सेशन, लाइव पोल्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी जगह आप अपनी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक। किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की जो साइकिल होती है वो जनरली 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में होती है। यानी आपके प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से एग्जाम के रिजल्ट तक जनरली 6 से 12 महीने का टाइम स्पैन होता है। और आपको जो तैयारी है वो इससे काफी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। तो इसीलिए भी सजेस्ट कि आप कम से कम 12 मंथ्स का प्लान लें। 12 का मिनिमम प्लान तो आपको लेना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो वो आपको 6250 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं या 18 या 24, तो ये डिस्काउंट, इसमें आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ARPI10, जिसमें आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा।
हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 11th अगस्त से, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जुडिशरी के हर एग्जाम के बारे में, चाहे वो डीजेएस हो, एमपी सिविल जज हो, छत्तीसगढ़ सिविल जज हो, बिहार, यूपी, राजस्थान, यू नेम इट, एंड वी आर गोना प्रिपेयर यू फॉर दैट। सो मेक श्योर कि आप जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ से सारे अपडेट्स लेते रहें। हमारी स्पेशल क्लासेस के फीचर्स कुछ मैं आपको बता देती हूँ। आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, यानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आप क्लास उस टाइम एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर्स के आपको नोट्स भी मिलेंगे, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पोल्स होंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी एंड मच मोर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये ऐप डाउनलोड करें। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे वापस आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जरूरत क्यों है? पहले तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसमें जो शब्द है उनको इंटरप्रेट करना जरूरी है, राइट? यानी इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होगा और स्टैट्यूट का मीनिंग क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन का मीनिंग। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? Interpretation is a process by which court seeks to ascertain the meaning of legislature through the medium of authoritative form in which it is expressed. इतना complicated definition है. It also needs some interpretation. तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जहां पे कोर्ट लेजिस्लेचर का मीनिंग ढूंढती है, यानी जो लेजिस्लेट किया गया है लॉ, उस लॉ का उस रूल का मीनिंग असर्टेन करती है, राइट? इंटरप्रेटरी वर्ड से ये आया है इंटरप्रिटेशन वर्ड। इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन, टू एक्सपाउंड और टू अंडरस्टैंड। तो यही है इंटरप्रिटेशन का बेसिक मीनिंग। यानी यहाँ पे क्या होता है, हम जो लैंग्वेज यूज की गई है लेजिस्लेशन में उसका ट्रू मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। अब हम क्यों ये मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लॉ तो लिखा हुआ है, राइट? तो कितनी एम्बिग्युइटी हो सकती है? एम्बिग्युइटी बहुत हो सकती है। इनफैक्ट आप आर्टिकल 21 को ही देख लीजिए। अगर आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट नहीं किया जाता तो वो कितना डेड लॉ होता, राइट? अगर लाइफ में हम सिर्फ ब्रीदिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, सिर्फ यही एस्पेक्ट अगर देखते और डिग्निटी का एस्पेक्ट इसमें ऐड नहीं करते, तो व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट? ऑल्सो एक लॉ को जब बनाया जाता है तो ये सोच के बनाया जाता है कि ये बहुत सालों तक चले, है ना? यानी इट शुड विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। नाउ एक एक लॉ जो बहुत सालों पहले बना है, हाउ विल इट विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम? बाय इंटरप्रिटेशन। कोर्ट लॉज को इंटरप्रेट इस तरह से कर सकती है जो कि सोसाइटी को, जो कि उस टाइम की सोसाइटी को सबसे ज्यादा सर्व करे, राइट? अब हम आते हैं स्टैट्यूट पे। आई होप आपको इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्लियर होगा। इंटरप्रेट करना यानी एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड करना, समझाना। स्टैट्यूट के मीनिंग पे आते हैं। स्टैट्यूट रिटन कोडिफाइड लॉ होता है। रिटन या कोडिफाइड लॉ होता है जो कि कौन इनैक्ट करता है? लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट। इसके अलावा जो दूसरी लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज और होती है। यानी पार्लियामेंट के अलावा हर स्टेट के पास भी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं जो कि एक्ट पास कर सकती है। तो स्टैट्यूट हम इन्हें ही कहते हैं। ये जो स्टैट्यूट है इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है रूल्स, इसके अंदर आता है रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, बायलॉज एटसेट्रा। ये डेफिनेशन कुछ सुनी सुनी लग रही है क्या? रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। ये अगर आपने आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको सुनी सुनी लग रही होगी, क्योंकि आर्टिकल 13 में लॉ की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर हमें बताया है कि लॉ इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन एटसेट्रा, राइट? सो स्टैट्यूट का मीनिंग भी यही है। अब स्टैट्यूट बहुत सारी तरह के होते हैं, है ना? तो जल्दी से एक एक करके देखते हैं कि ये स्टैट्यूट किस किस तरह से है। तो सबसे पहला स्टैट्यूट जो हम देखने वाले हैं वो है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। कोडिफाइंग स्टैट्यूट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये कुछ कोडिफाई कर रहा है ना? तो जनरली क्या होता है, जो कस्टमरी लॉज होते हैं, जैसे हिंदू मैरिजेस तो कब से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट कब बना? हिंदू मैरिज एक्ट बहुत लेटेड बना, राइट?
तो कैसे बना ये? हमने जो कस्टमरी लॉ था उसी को कोडिफाई कर दिया, एंड दैट इज हाउ वी गॉट हिंदू मैरिज एक्ट। दूसरा है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स, यानी ये छोटे छोटे लॉज, छोटी छोटी लॉज जो इधर उधर मिलते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करता है, उन्हें कंबाइन करता है और फिर एक लॉ बनाता है। जैसे कि हुआ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। जितना इंडियन पिनल कोड एक क्रिमिनल लॉ है, आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। इंडियन पिनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, जहां पे आपको काफी सारे ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कौन सा ऑफेंस कैसे होगा और उस ऑफेंस की कितनी सजा होगी, ये सारी चीजें आपको आईपीसी में पता चलती है। नेक्स्ट है डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स वो स्टैट्यूट्स होते हैं जहां पे लॉ मेकर्स कोई डाउट क्लियर करने के लिए, कोई एम्बिगिटी हटाने के लिए, या फिर किसी चीज का मीनिंग क्लियर करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं। दैट इज डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट में अकोमोडेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। तो कैसे किया? एक अमेंडमेंट से किया। इस अमेंडमेंट को हम क्या कहेंगे? इस अमेंडमेंट को हम कहेंगे डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट। तीसरा है रेमेडियल स्टैट्यूट, यानी कुछ ऐसा स्टैट्यूट जो कि पहले किसी चीज को रेमेडी कर रहा है, किसी चीज को रेक्टिफाई कर रहा है, यानी ये बेनिफिशियल काइंड ऑफ स्टैट्यूट होते हैं। जैसे मटर्निटी रिलीफ एक्ट है ना, मटर्निटी रिलीफ एक्ट इज अ रेमेडियल काइंड ऑफ स्टैट्यूट। तीसरा है एनेबलिंग स्टैट्यूट। एनेबलिंग स्टैट्यूट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये किसी चीज के लिए एनेबल करते हैं। तो इसमें आ सकता है लैंड एक्विजिशन एक्ट। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट enables the government to acquire land, right? So that can be an example of enabling statute. तीसरा है पीनल स्टैट्यूट। पीनल स्टैट्यूट में अगेन हम एग्जांपल ले सकते हैं आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का। फिर आता है टैक्सिंग स्टैट्यूट। टैक्स कैन ओनली बी लेवाइड थ्रू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के टैक्स नहीं लेवाई किया जा सकता, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आपने हम श्योर ये सब पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम। तो जो भी टैक्सिंग स्टैट्यूट है, जो भी टैक्स हम लेवाई कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वो कोई भी टैक्स हो, दैट हैज टू बी डन थ्रू अ प्रॉपर लेजिस्लेचर, दैट हैज टू बी डन थ्रू अ प्रॉपर लॉ। दोज लॉज आर कॉल्ड टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। नेक्स्ट है अमेंडिंग लॉज। कोई भी लॉ जो अमेंड किया जाता है, कोई भी लॉ जिसमें एडिशन, रिपील या फिर करेक्शन किया जाता है, वेरिएशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं अमेंडिंग स्टैट्यूट। अमेंडिंग स्टैट्यूट के एग्जाम्पल क्या आप मुझे दे सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से अमेंडिंग स्टैट्यूट्स पता है, या एक दो एग्जाम्पल्स आर एनफ आपको, ताकि आई कैन गेज कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। थर्ड है, लास्ट है रिपीलिंग स्टैट्यूट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये कुछ रिपील कर रहा है ना? तो रिपीलिंग स्टैट्यूट आर दोस काइंड ऑफ स्टैट्यूट विच रिपील्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट। आई एम आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स पता चले होंगे, स्टैट्यूट की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नीड टू इंटरप्रेट। जरूरत क्या है इंटरप्रेट करने की? आपने कभी ये सुना है, जब आप मंदिर गए होंगे तो आपने एक बोर्ड पढ़ा होगा, कृपया जूते बाहर उतार कर आए। क्या जूतों के अंदर सैंडल्स भी इंक्लूडेड होती है? क्या उसके अंदर चप्पल भी इंक्लूडेड होती है? क्या उसके अंदर मेरे लोफर्स इंक्लूडेड होंगे? क्या उसके अंदर मेरे क्रॉक्स इंक्लूडेड होंगे? कैसे हम जूते को इंटरप्रेट कर रहे हैं टू इंक्लूड ऑल दिस? दिस इज इंटरप्रिटेशन, राइट? ये है जरूरत इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन से हम उस लॉ का जो मीनिंग है, उस लॉ का जो इंटेंट है, वो देखते हैं थ्रू द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड। तो पहला जो नीड है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टैट्यूट इन रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। होता क्या है, लॉ कौन बनाता है? कमिटीज बनाती है, राइट? ये कमिटीज देती है, ये कमिटीज जो ड्राफ्ट बनाती है, ये डिस्कस कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन रेज्ड होते हैं, ऑब्जेक्शन को सुना जाता है, इनके ऊपर डिबेट होती है, डिबेट के बाद इसको फिर से अमेंड किया जाता है और तब पास होता है लॉ।
यानी कितने सारे लोगों का दिमाग इस लॉ को बनाने में लगा है, राइट? So the law in itself is a very complicated, it's a very complex kind of a document. अब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी कैसी हो सकती है, वेग भी हो सकती है, एम्बिगियस भी हो सकती है। तो इनका सेंस कैसे बनाए हम? हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दैट? वी मेक सेंस ऑफ दैट थ्रू इंटरप्रिटेशन। तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा है एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट लीड्स टू द यूज ऑफ इनडिटर्मिनेट टर्म्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, कि लॉ बनाया जाता है ये सोच के कि इट विल विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी ये लॉ काफी सालों तक चलना चाहिए। हाउ डू वी डू दैट? अगर हम सारी ही चीजें बहुत स्पेसिफिकली डाल देंगे, तो हो सकता है ये जो स्पेसिफिक टर्म्स है, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, दे माइट लूज देयर मीनिंग इन कमिंग ईयर्स, राइट? सो लॉ हैज टू बी मेड in terms which can be used through generations. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है रीजनेबल मैन। आपने टॉट जब पढ़ा होगा तो आई एम श्योर सर पकड़ लिया होगा कि कौन है ये रीजनेबल मैन, हु इज दिस रीजनेबल मैन? नाउ दैट टर्म हैज डेवलप्ड ओवर टाइम नाउ, राइट? यानी पहले रीजनेबल मैन की डेफिनेशन के अंदर जो जो आता था, अब वो काफी चेंज हो चुका है। एंड व्हाई हैज इट चेंज्ड? बिकॉज कोर्ट पहले उसे उस हिसाब से इंटरप्रेट करती थी जैसी सोसाइटी थी। अब कोर्ट इसे कैसे इंटरप्रेट करती है? जैसे कि सोसाइटी अब है। और आने वाले टाइम में भी रीजनेबल मैन तो चेंज होने नहीं वाला है। रीजनेबल मैन जो वर्ड है ये तो चेंज नहीं होने वाला है। इसके इंग्रेडिएंट्स भले ही चेंज हो जाए, इसके क्वालिटीज भले ही चेंज हो जाए, तो ये इंटरप्रिटेशन से ही इसका इसको करेक्टली इंटरप्रेट करके ही हम इसका ट्रू मीनिंग निकाल सकते हैं with respect to the current situation, with respect to the current circumstances of the society. Now the third is multifaceted nature of language. किसी भी एक वर्ड का मीनिंग क्या सिर्फ एक ही होता है? नहीं, राइट? लाइफ का क्या मीनिंग है? What is the meaning of life? What is the meaning of reading? What is meaning of law? कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं शब्दों के। तो हाउ डू वी नो कि कौन सा मीनिंग अप्लाई करना है? इसलिए भी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ अगेन हम देखते हैं। तो लाइफ क्या है? मैं किसी बायोलॉजी टीचर से पूछूं तो वो मुझे लाइफ का मीनिंग कुछ और बताएगा। मैं किसी बच्चे से पूछूं तो वो मुझे कुछ और बताएगा। मैं किसी सोशलॉजिस्ट से पूछूं तो वो मुझे कुछ और मीनिंग बताएगा। तो हाउ डू वी इंटरप्रेट लाइफ? हाउ डू वी नो कि लाइफ, राइट टू लाइफ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट? तो एक वर्ड का इतना सारा अगर मीनिंग है, तो कौन सा मीनिंग हम यूज कर रहे हैं, कौन सा मीनिंग हमें चाहिए, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव लैंग्वेज। लेजिस्लेटिव लैंग्वेज अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या आपने पढ़ी है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जब बच्चे फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे उन्हें लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, उन्हें लीगल लैंग्वेज की पकड़ आने लगती है, तब उन्हें लगता है इसमें क्या था, इट वॉज सो इजी, राइट? ये तो हुए लॉ स्टूडेंट। उन लोगों का क्या जिन्होंने लॉ पढ़ा ही नहीं है? उन लोगों का क्या जिन लोगों ने लॉ की लैंग्वेज कभी देखी ही नहीं है? हाउ आर दे गोना इंटरप्रेट इट? हाउ आर दे गोना अंडरस्टैंड द मीनिंग? तो किसको मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा? आप लोगों को मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जजेस बनेंगे तो इट इज योर ड्यूटी टू इंटरप्रेट लॉ इन सच अ लैंग्वेज जिससे आपके जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट हैं, जो आपके सामने आए हैं, उन्हें क्लियर हो कि आप क्या कहना चाहते हो, कि लॉ जो आपने अप्लाई किया है वो क्या कहना चाहता है। तो legislative language is very complicated, and to make it understandable, to explain it, the need of interpretation is there. तीसरा है लेजिस्लेटिव इंटेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट यानी लेजिस्लेचर ने भी कुछ सोच समझ के ही लॉ बनाया होगा। लॉ क्यों बनता है? वाई डू वी मेक लॉ? लॉ तब बनता है जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता है विच इज लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जाम्पल लीजिए। तो बहुत टाइम पहले जब रोड्स ही नहीं थे, जब व्हीकल्स ही नहीं थे, तो क्या मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मोटर व्हीकल्स आने लगे, रोड्स बनने लगे, वैसे वैसे ट्रैफिक होने लगा, एक्सीडेंट्स होने लगे, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम। एंड टू रेगुलेट ट्रैफिक, टू रेगुलेट द to regulate traffic and to regulate the rules regarding motor vehicles, we had to come up with motor vehicle act, right? तो लॉ क्या है? लॉ कोई भी लॉ है तो वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि सोसाइटी में एक प्रॉब्लम था और अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ये जो है लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर भी बहुत सोच समझ के लॉ बनाता है। इट इट अ लॉट ऑफ थॉट गोज इनटू मेकिंग अ लॉ। तो अगर किसी लॉ में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सेक्शन है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में कोर्ट, जजेस उस लेजिस्लेशन का इंटेंट देखते हैं, यानी ये बनाया क्यों गया था, लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था इस लॉ को बनाते टाइम, और फिर उसके हिसाब से उसे देखा जाता है, उसके हिसाब से उसे इंटरप्रेट किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जब डिस्कशन चल रहा था, ये जब केसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तब कोर्ट ने क्या किया? द कोर्ट वेंट बैक टू द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। वहां पे जो डिबेट्स थी उनके थ्रू हमें पता चला दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इंटेंडेड दैट प्रियम्बल शुड बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये एक आउटलाइन देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था, ये देखने के लिए भी इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन की थ्योरीज भी है। थ्योरीज बोरिंग है लेकिन थ्योरी बहुत काम की है। ये काम की इसीलिए है क्योंकि ये आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट नो दीज थ्योरीज। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आई सजेस्ट इन थ्योरीज के नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट? तो थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या थ्योरी, दो थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। एक है पर्पसिविज्म और दूसरी है टेक्सचुअलिज्म। इसमें पर्पसिविज्म में बेसिकली क्या बात होती है? पर्पस की बात हो रही है। यानी ये कहते हैं, जो इस थ्योरी के प्रोपाउंडर्स है, जो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, वो लोग कहते हैं कि लेजिस्लेशन का पर्पस क्या था। किसी भी लेजिस्लेशन को अगर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, किसी भी लेजिस्लेशन को अगर हम समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं अपने जजमेंट में, तो हमारा पर्पस उसको इंटरप्रेट कर, तो हमारा एम टू इंटरप्रेट इट शुड बी टू डिराइव व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्ट। यानी कि क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहा होगा, क्या लेजिस्लेचर्स की थिंकिंग रही होगी, क्या वो सॉल्व करना चाहते थे इस एक्ट को इनैक्ट करते टाइम, क्या गोल वो अकम्प्लिश करना चाहते थे, क्या एम था उनका इस लॉ को बनाते टाइम। इंटरप्रिटेशन इस तरह से होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो दोनों थ्योरीज है ना, इन दोनों थ्योरीज का एम एक ही है, और वो एम क्या है? वो एम बस इतना है कि जो भी लॉ बनाया जा रहा है, जो भी लॉ अप्लाई किया जा रहा है, सॉरी, जो भी लॉ अप्लाई किया जा रहा है, लॉ शुड, जो टेक्स्ट है लॉ का, द टेक्स्ट ऑफ लॉ, दैट शुड बी अपहोल्ड। यानी इसको लॉ को अपहेल्ड करना है, ये एम है। और लॉ को अपहेल्ड कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका हमें बताता है ये पर्पसिविस्ट थ्योरी, और दूसरा बताता है टेक्सचुअलिज्म। तो ये जो थ्योरी है, ये कहती है कि लॉ को हम कैसे अपहेल्ड करेंगे, लॉ को हम कैसे, लॉ इज सुपीरियर, सो हाउ डू वी मेक श्योर दैट इट इज सुप्रीम, हाउ डू वी मेक श्योर कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी बनी रहे, हाउ डू वी डू दैट?
we'll go into the intent of द लेजिस्लेचर। हम इंटेंट पे जाएंगे, हम ये देखेंगे कि लेजिस्लेचर ने ये लॉ क्यों बनाया, इसका क्या पर्पस था, इसका क्या गोल था, कौन सा गोल था जिसे वो अचीव करना चाहते थे इस लॉ से। हम ये ध्यान में रखते हुए, ये सारा बैकग्राउंड में रखते हुए हम लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। दिस इज दिस थ्योरी। नाउ इसका क्रिटिसिज्म भी है, राइट? हर थ्योरी का होता है, इसका भी है। तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन शेयर्ड इंटेंशन बिहाइंड एनी गिवन पीस ऑफ लेजिस्लेशन। यानी मैंने जैसे बताया था कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक लॉ बनाने में, क्या कि सिर्फ एक ही पर्सन होता है, सिर्फ एक ही पर्सन का इंटेंशन होता है? नहीं, राइट? देयर आर ड्राफ्ट्समैन, देयर आर कमिटीज, देयर आर पार्लियामेंट, देयर आर डिबेटर्स, so many people have come together to make this law. So how can one intention be derived out of it कि ये पर्टिकुलर इंटेंशन था इस लॉ बनाने का और कुछ नहीं? एक इंटेंशन पे पहुंचना इज इम्पॉसिबल। तो ये जो पर्पसिविस्ट है, इनको क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए मिलता है कि you cannot derive the intention, you cannot come to one conclusion कि इस बेसिस पे ये लॉ बनाया गया है, इस इंटेंशन से ये लॉ बनाया गया है। दूसरा कह रहा है कि दिस इज इजीली मैनिपुलेबल, यानी अगर जजेस चाहें तो वो कह सकते हैं कि ये पर्पस अचीव करना चाहता था ये लॉ, दिस पर्पस वाज sought to be achieved. Now this is so objective, I'm so sorry, this is so subjective, दिस इज सब्जेक्टिव, राइट? यानी एक जज को लग सकता है कि ये लॉ इसलिए बनाया गया था, दूसरे जज को कुछ और लग सकता है, तीसरे जज को ही कुछ और लग सकता है। तो कितना ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इसको इम्प्लीमेंट करने में, राइट? तो द सेकेंड क्रिटिसिज्म इज द सब्जेक्टिविटी ऑफ दिस। द लैंग्वेज कैन बी मोल्डेड इन सच अ वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इट हैज बिकम अ पिजन होल, है ना? इतने सारे राइट्स उसी में डाल दिए गए हैं, हर चीज राइट टू लाइफ में हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो राइट टू लाइफ कैन बी राइट टू लाइफ कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। लाइफ है, क्या इंटेंशन था लेजिस्लेचर का, ये हर जज को अलग लग सकता है। कुछ टाइम पहले तक राइट टू प्राइवेसी वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट नाउ इट इज। उस टाइम पे जजेस ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया दैट इट डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, नाउ इट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। so that is how the interpretation has changed over time, and this could happen rampantly if we follow this theory. यानी हो सकता है एक जज के पास जब ये जाए तो वो जज कहे कि इस लॉ को बनाने का पर्पस ये था, दूसरा कहे कि ये था, तीसरा कहे कि ये था। सो chaos कैन बी, इससे काफी chaos हो सकता है, राइट? दूसरी थ्योरी पे आते हैं, टेक्सचुअलिज्म। ये कहती है कि वर्ड पे फोकस करो, जो लिखा है उसे मानो, आपको कोई जरूरत नहीं है इंटेंशन देखने की, ऑब्जेक्ट देखने की, गोल देखने की। यू डू नॉट नीड टू गो इन द बैकग्राउंड ऑफ इट, जो लिखा है उस पे फोकस करो बस। ये कहता है टेक्सचुअलिज्म। टेक्सचुअलिज्म फोकस करता है कि ये जो वर्ड्स है दे हैव सर्वाइव्ड टाइम, दे हैव सर्वाइव्ड पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी ड्राफ्टमैन से लेके जब प्रेसिडेंट ने बिल साइन किया उस टाइम तक दीज वर्ड्स हैव सर्वाइव्ड, एंड हेंस मोस्ट इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू वर्ड्स। जो लिखा है बस उसे ही इंटरप्रेट करना है, आपको ऑब्जेक्ट में नहीं जाना है, राइट? अब इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है, ऑफ कोर्स है। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ज्यादा फॉर्मलिस्टिक अप्रोच है। वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो सिर्फ वर्ड्स पे जाके इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग डिराइव करना इज नॉट पॉसिबल। वर्ड को कॉन्टेक्स्ट में देखना, पूरे लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखना, इसके साथ ही क्या उस वर्ड का मीनिंग था while the parliament was enacting that law, क्योंकि सिचुएशन ऑल्सो चेंजेस,
राइट? तो विद द चेंज ऑफ सिचुएशन, विद द चेंज ऑफ टाइम, वर्ड का मीनिंग भी डिफरेंट होता जाता है। उस वर्ड में चीजें इंक्लूड होती जाती हैं, कुछ चीजें एक्सक्लूड होती जाती हैं। सो ऑल ऑफ दैट शुड बी टेकन केयर बाय द बाय द इंटरप्रेटर्स, एंड इंटरप्रेटर्स कौन है? जजेस। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। अब ये जो दो थ्योरीज है, ये दोनों थ्योरी का आजकल जो मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, आजकल जो नई थ्योरी इवॉल्व हो रही है, वो है कन्वर्जेंस थ्योरी, जो कि इन दोनों थ्योरीज की बात करती है, जो कहती है कि पर्पस भी देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ पर्पस नहीं देख सकते, सिर्फ पर्पस नहीं देखा जा सकता, इसके साथ ही जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप पर्पस सिर्फ इसलिए देख सकते हो कि ताकि उस वर्ड को ठीक से इंटरप्रेट कर पाओ विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक वेलफेयर। लेकिन यू कैन नॉट गो बिहाइंड द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द लॉ। इतना ज्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप उस वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट में रख के इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये थी थ्योरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन में, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप बताएंगे इंटरप्रिटेशन क्या होता है। बिल्कुल ब्रीफ में बताना है, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, बहुत टाइम होता नहीं है हमारे पास एग्जाम को लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप बताओगे कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फिर आप बताओगे स्टैट्यूट क्या होता है। अगर टाइम हो तो ही टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट पे आना, अदरवाइज मत आना। इसके बाद जब आप थ्योरी बताओगे तो आप दोनों थ्योरीज बताओगे, राइट? फिर दोनों थ्योरीज के क्रिटिसिज्म बताओगे। इन दोनों थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के बाद, मतलब एक थ्योरी लिखा उसका क्रिटिसिज्म, दूसरी थ्योरी लिखी उसकी क्रिटिसिज्म, एंड इसके बाद जो आप आंसर में लिखोगे वो है ये कन्वर्जेंस थ्योरी के बारे में। आपका कंक्लूजन किस बेसिस पे होना चाहिए? इन दोनों थ्योरीज को अमेलगमेट करके जो एक नई थ्योरी आ रही है, उस थ्योरी पे आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन बेसिकली होना कैसे चाहिए, विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ दीज थ्योरीज, राइट? कोई एक अप्रोच सही नहीं है, दोनों अप्रोचेस को ध्यान में रखना होगा। तो यू कैन डू दैट। इसी में आप केस लॉज भी ऐड कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन पे बहुत सारे केस लॉज हैं, हम बहुत सारे केस लॉज देखने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में हम जो भी रूल्स हैं वो रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें जो एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ एड्स की जरूरत पड़ती है टू इंटरप्रेट द लॉ। तो वो एड इंटरनल भी हो सकते हैं और वो एड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम ये एड्स भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। यानी अगर कोई टैक्सिंग स्टैट्यूट है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, अगर कोई पीनल स्टैट्यूट है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन वाला जो क्लास है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड दैट, बिकॉज उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ। तो आई सजेस्ट कि आप ये सारे जितनी भी क्लासेस इस सब्जेक्ट पे हैं वो सारी देखें, ताकि छोटे छोटे मार्क्स इधर उधर से मिस ना हो जाए। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जनरली स्टूडेंट्स आईपीसी पूरा पढ़ लेंगे, सीआरपीसी पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो बोरिंग लगते हैं, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, जो लोकल लॉज होते हैं रेंट कंट्रोल वाले, वो छोड़ देते हैं। जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, बहुत ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन में इतने केस लॉज हैं, आप केस लॉ के साथ प्रॉपरली डिस्कस करके आंसर लिख कर आओगे, द एग्जामिनर विल बी सो इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर। तो आप इसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सीआरपीसी आप पूरा भी पढ़ लो तो भी स्कोप है कि आप मिस्टेक करके आओगे, लेकिन ये सब्जेक्ट इतने छोटे छोटे और इतने प्रिसाइज है दैट इसमें बहुत कम चांस होगा, अगर आपने इसको पढ़ा है तो, मिस्टेक करने का। तो आई सजेस्ट कि आप ये सारी चीजें ध्यान में रखें एग्जाम लिखते टाइम। मेंस में आपको मेंस की तैयारी में आपको हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो ट्राई टू ट्राई टू मेक श्योर कि आप सारी क्लासेस देख रहे हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स देख रहे हैं।
रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं आज, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला जो रूल है वो कहता है लिटरल रूल। वो क्या कहता है कि अगर सेक्शन प्लेन है तो जो भी रिजल्ट है, वॉट एवर द रिजल्ट में भी आप इसे अप्लाई कर दो। यानी अगर कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा डीप मीनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तो भले ही कुछ भी उसका रिजल्ट हो, आप उसे अप्लाई कर दो। दूसरा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहता है कि वर्ड शुड बी गिवन देयर ऑर्डिनरी सेंस अनलेस दैट वुड लीड टू सम अब्सर्डिटी और इनकंसिस्टेंसी। यानी वर्ड्स का जो मीनिंग है वो जो ऑर्डिनरी मीनिंग है वही मीनिंग होना चाहिए, अनलेस इट लीड्स टू अब्सर्डिटी और इनकंसिस्टेंसी। यानी अगर वर्ड का मीनिंग ऐसा कोई आप इंटरप्रेट कर रहे हो जिससे अब्सर्डिटी पैदा हो रही है, जिससे इनकंसिस्टेंसी पैदा हो रही है लॉ में, तो डोंट यूज दैट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यूज द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। पहला फोकस किस पे होना चाहिए? ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड पे। लास्ट है मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ रूल कहता है कि जनरल पॉलिसी ऑफ द स्टैट्यूट एंड द इविल एट विच इट वाज डायरेक्टेड। यानी ये वाला जो रूल है ये किस पे फोकस करता है? ये करता है इंटेंट पे, लेजिस्लेटिव इंटेंट पे। लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा जाना चाहिए, कौन सा इविल था सोसाइटी का जिसको चेंज करने के लिए, जिसको हटाने के लिए लॉ बनाया गया था, वो देखा जाना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स शुड बी सीन। ये सारी जो रूल्स हैं इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर आपको इसका सेपरेटली भी अगर एक क्वेश्चन आ गया रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे ही, अगर कोई आ गया, इनफैक्ट अगर लिटरल रूल पे आ गया, गोल्डन रूल पे आ गया, मिस्चिफ रूल पे आ गया, किसी भी पर्टिकुलर रूल पे भी अगर आपको सवाल आता है, तो यू आर एबल टू आंसर दैट in detail. So we are gonna learn these rules in the next class. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Show us some love and all the best for your exam.